हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी। तो मैंने सिंपली क्या करा है, मैंने आरटीपी को दो पार्ट में रख लिया है। एक साइड में हमने रख लिए हैं क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में मैंने इसके सजेस्टेड आंसर रख लिए हैं। आराम से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से है, केस सिनेरियो बेस्ड है, यानी ये इसके सीधे आंसर ना मांगकर एमसीक्यू बना बनाकर आपको देंगे। आर्मोर एलएलपी न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप, सबसे पहली चीज नई कंपनी है। ओके। डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट एडीएमआर विच इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल वुड एंड प्लाईवुड, कोई लेना देना नहीं। इट इज इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर। इट हैज बीन आस्क्ड बाय वेंचर कैपिटल टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप प्लांट एंड ऑल्सो द amount of circulating working capital. A consultant hired by entity had advised the cost of setting up plant would be 5 crore and it will require 1 year to make the plant operational. The anticipated revenue and associated cost numbers are as follow. यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है जो वर्किंग कैपिटल में काम आएगा। न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है, ध्यान रखना है। 3 लाख यूनिट्स आप बेचेंगे तो 3 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। 3 लाख तो है जो सोल्ड वाला है आपका। ओके। सेल प्राइस 100 रुपीज है, 100। रॉ मटेरियल आपका 200 पर स्क्वायर मीटर है। लेबर कॉस्ट 50 रुपीज पर आवर है और 3 घंटे लगेंगे, यानी लेबर कॉस्ट 150 पर स्क्वायर मीटर हो गया। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 75 पर मशीन आवर है और 2 घंटे इसमें आपके लगेंगे, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका 150 रुपये। कैश में दिए हुए हैं, डेप्रीशिएशन की बात नहीं की गई। सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिन ओवरहेड 250 पर स्क्वायर मीटर। 250 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा। और ये आपकी जो कॉस्ट आ गई, ये आ गई 200, 150, 150, 35 और 750। 250 पर यूनिट का आपका प्रॉफिट आएगा। ये पर यूनिट डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री द फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ टू इट्स कस्टमर। हम 3 महीने का कस्टमर्स को उधार देने वाले हैं, ठीक है। इट विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन, जितनी भी कंजम्पशन होगी उसका 15% हम लोग अपने पास रखेंगे रॉ मटेरियल में। बेस्ड ऑन नेगोशिएशन विद क्रेडिटर द पेमेंट क्रेडिट पीरियड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। एंटिटी विल होल्ड फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू 2 मंथ्स। फिनिश्ड गुड्स 2 महीने का है, तो आप जो यूनिट बेचने वाले हैं वो 3 लाख हैं और जो फिनिश गुड्स में रखनी है वो 3 लाख का 2/12 लेना है। और इसके सॉल्यूशन में वो गलती से 30 लाख लिखा गया है। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिलेगा 30 लाख। ये 30 लाख नहीं 3 लाख है। ओके। तो हमारे पास यहाँ पर 50,000 यूनिट फिनिश गुड्स के अंदर आ जाएंगी। तो टोटल आपको इस बार जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो 3,50,000 का करना पड़ेगा। ओके, 3,50,000। पहले मैं आपको इसके एमसीक्यू पे जाने से पहले इसका अगर हम नॉर्मल तरीके से करते कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी वो बता देता हूँ। इसमें दो चीजें हमें करनी होती हैं। एक तो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपके पास सबसे पहले रॉ मटेरियल आ जाएगा 3,50,000 यूनिट पर 200 रुपये। फिर आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी 3,50,000 यूनिट पर ही 150 रुपये। और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे 3,50,000 यूनिट पर 150 रुपये। तो ये हो गया 350 इंटू 200, 7 करोड़। ये हो गया 350 इंटू 150, 5.25 CR। ये हो गया आपका 5.25 CR। ये आपकी हो गई कॉस्ट टोटल 17.5 CR। इसमें से हम ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं होगा, WIP है नहीं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा 50,000 यूनिट पर 200, 150, 150, 500 रुपये। तो आपके पास 2.5 करोड़ का फिनिश गुड्स आ जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा 15 करोड़ पे। इसके बाद में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस लेंगे जितनी यूनिट बिकी हैं सिर्फ उनके ऊपर। 3 लाख यूनिट पर 250 से 3 लाख यूनिट 250, ये आ गया 7.5 करोड़। और आपकी कॉस्ट हो जाएगी 22.5 CR। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे और आपके पास सेल्स निकल कर आ जाएगी। तो सेल प्राइस है 1,000 रुपीज, 30 करोड़ की सेल आएगी और 7.5 करोड़ का आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये आपका इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद में जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आपके पास सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक
7 करोड़ की कंजम्पशन है, 15% रॉ मटेरियल स्टॉक में चाहिए हमें, तो ये आपका हो गया 1 करोड़ 5 लाख। तो 105 लाख लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में WIP है नहीं, फिनिश गुड्स की आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये आ गया 250 लाख, 2.5 करोड़ रुपए। इसके बाद में हम डेटर्स की बात करते हैं, तो डेटर्स को 3 महीने का उधार दिया है, और डेटर्स आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पर। तो 22.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये हो गया 22 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/12। डेटर आपके हो गए 5 करोड़ 62 लाख 50,000। ओके, इसके बाद में आपका कैश बैलेंस आ जाएगा। देखते हैं कैश बैलेंस के बारे में कुछ बात कही है क्या। तो कैश बैलेंस 25 लाख रुपए बोला है, 25 लाख रुपए का आपका कैश बैलेंस आ जाएगा। ये आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी, 105 प्लस 250 प्लस 562.5 प्लस 25, 942.5 लाख करंट एसेट्स। फिर हम निकालेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारे क्रेडिटर हैं वो हमें 1 महीने का उधार देते हैं, नई कंपनी है तो आपको परचेज निकालनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद में कह रहे हैं अदर एक्सपेंसिस टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर, 1 महीने का बाकी सारे एक्सपेंसिस पे उधार चलेगा। तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स आएंगे वो आएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम 7 करोड़, प्लस जितना आपके पास यहां पर आ गया 1.05 करोड़ रॉ मटेरियल का स्टॉक, इस पर 1 मंथ का उधार मिल जाएगा, क्योंकि नई कंपनी के केस में परचेज आती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक को हमने जोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास 700 प्लस 105 और डिवाइडेड बाई 12, तो 67.083 लैक्स का आपका क्रेडिटर आ गए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की अगर बात करें तो बाकी सारे एक्सपेंसेज आप जोड़ लीजिए कितने आ रहे थे आपके। तो हमारे पास रॉ मटेरियल को छोड़कर 5.25, 5.25 एंड 7.5, तो 5.25, 5.25 प्लस 7.5, 18 करोड़ आ गए टोटल, और 1 महीने का उधार है 1/12, ये आ गए 1 करोड़ 50 लाख, तो 150 लाख हो गया। करंट लाइबिलिटीज आपकी आ गई 150 लाख प्लस 67.083 217.083। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 942.5 माइनस 217.083, 725.417 लाख, ये आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उसकी बात हम बाद में करेंगे। हमारे पास ये वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, यहां पर आ गया रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, डेटर आ गए, कैश आ गया 942.50 आ गया, हमारे पास क्रेडिटर और अदर एक्सपेंसेज आ गए, और 725.41667 की हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई 725.417 लाख, मैंने लैक्स में कर दिए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे पहले, और यहां से एक कहानी है, फिर वो कहानी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एनम आफ्टर द प्लांट इज ऑपरेशनल। तो जब प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा 7.5 करोड़ यानी 750 लाख, तो 750 लाख हमारा सही आंसर आ जाएगा। सेकंड, एस्टीमेट करंट एसेट रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, डेटर को कॉस्ट पर कैलकुलेट करना। तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल निकल कर आ रही है करंट एसेट्स 942.5 लाख, 942.5 लाख, ये आ गया आंसर। कह रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, तो नेट वर्किंग कैपिटल यानी CA - CL, ये हमें चाहिए 725.417, 725.417, ये आ गया हमारे पास, ये तीन आ गए। अब इसके बाद की जो दो रिक्वायरमेंट हैं वो जुड़ी हुई हैं आगे की लाइन से, यह देखिए क्या करें। The entity is also considering reducing the working capital requirement by either of two options, दो ऑप्शंस हैं इनके पास। ऑप्शन नंबर 1, reducing the credit period to customer by 1 month which lead to reduction in sale by 5%। तो इससे हमारी 5% सेल गिर जाएगी। हम जो अपने डेटर हैं उनको क्रेडिट पीरियड अभी 3 महीने का दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्रेडिट पीरियड को 1 मंथ से गिरा दो, यानी अब 2 महीने का उधार दो। तो अगर आप क्रेडिटर को पहले 3 महीने का उधार देते थे, अब 2 महीने का उधार देंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, लेकिन इससे सेल 5% गिर जाएगी। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए आपकी सेल है अभी 3 लाख यूनिट, इसमें से 5% चला गया, या इसका 5% निकाल लेता हूँ सीधे, 5%, 15,000 यूनिट आपकी कम बिकेंगी अब। ठीक है, एक यूनिट पर आप कितना कमाते हो, तो एक यूनिट में प्रॉफिट है 250 रुपए, तो 250 रुपए का जो आपका प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो कमाना बंद हो जाएगा।
3750 ये आपका प्रॉफिट है जो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन इन प्रॉफिट। तो रिडक्शन इन प्रॉफिट हो गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। अब आपका वर्किंग कैपिटल में अभी जो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? अभी हमारा डेटर्स में इन्वेस्टमेंट है 562.5 लाख। यहां पर मैं लिख देता हूं 562.5 लाख, ये मेरा डेटर में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 महीने की जगह 2 महीने का रहेगा, ठीक है। अब आपकी यूनिट कितनी बिकने वाली है? अब आपकी यूनिट बिकेंगी 2,85,000, ठीक है, क्योंकि 15,000 यूनिट कम बिकेंगी। एक यूनिट की कॉस्ट है 750 रुपये, 250 रुपये का प्रॉफिट है, कॉस्ट पे वैल्यूट करते हैं डेटर को। 2 महीने का उधार देंगे तो अब आपके डेटर कितने हो जाएंगे? 285 मल्टीप्लाई 750 मल्टी 2/12, ये आपके पास हो जाएगा 3562,500। तो आपके पास अब जो डेटर हो जाएंगे वो 3,56,25,000 के हो जाएंगे। पहले 5,62,50,000 के थे। रिडक्शन कितना हुआ वर्किंग कैपिटल में, यानी आपका कितना पैसा वर्किंग कैपिटल से विड्रॉ हो गया? तो वर्किंग कैपिटल से विड्रॉ हुआ है आपका 3,56,25,000, 2,62,5,000, 2,06,25,000 रुपए आपके विड्रॉ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 2,06,25,000 रुपए विड्रॉ करने में 3750 का जो प्रॉफिट कम हुआ है वो हमारी कॉस्ट लग गई। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालें, 3750 का नुकसान हुआ, 2,06,25,000 का फाइनेंस बाहर आ गया। तो इसकी परसेंटेज अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 2,06,25,000%, 18.18%। तो 18.18% हमारे ऑप्शन नंबर 1 की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी कि अगर डेटर कम करोगे तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसमें आईसीआई ने गलती की हुई है। वो गलती क्या की हुई है मैं आपको वो बताता हूँ, जरा देखिए। अब पहले सोल्व करवाता हूँ फिर गलती बताऊंगा। तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 1, इसकी कॉस्ट आ गई 18.18%। कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन है इंगेजिंग विद अ फैक्टर फॉर मैनेजिंग द रिसीवेबल, फैक्टर रख लो, हु विल चार्ज कमीशन ऑफ 2%, 2% कमीशन लेगा, ऑल्सो गिव एडवांस 65% ऑफ रिसीवेबल, जितने भी आपके डेटर्स होंगे उसका 65% एडवांस देगा, 12% पर एनम के हिसाब से। दिस विल लीड टू सेविंग इन एडमिन एंड बैड डेट कॉस्ट टू एक्सटेंट ऑफ 20 लाख एंड 16 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी 36 लाख रुपए की आपको इससे सेविंग हो जाएगी। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी है। तो देखिएगा फैक्टर के केस में मैं आपको जैसे हम लोगों ने सीखा था बेसिक तरीके से बताता हूं। पहले हम निकालेंगे एडवांस। तो एडवांस की अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे इन्होंने खुद ही बता दिया कि एडवांस 65% ऑफ रिसीवेबल्स है। तो मैं आपको पहले बताता हूं एवरेज रिसीवेबल्स कितने आएंगे। तो आपकी सेल, इसमें आपकी सेल नहीं गिरेगी, 3 लाख यूनिट की सेल है, 1,000 रुपये आपका सेल प्राइस है, उधार देते हो आप 3 महीने का, तो एवरेज रिसीवेबल हो गए 3 लाख मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 3/12, आपके एवरेज रिसीवेबल आ जाएंगे 7,50,00,000। ये आपके एवरेज रिसीवेबल। तो आप फैक्टर को एक बार में 7,50,00,000 रुपए के बिल दोगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका 65% आपको एडवांस दे देगा, सीधे बोला हुआ है, फैक्टर रिजर्व वगैरह वाली कहानी नहीं बताई जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो आपको इसका 65% यानी 4,87,50,000 रुपए, 4,87,50,000 का आपको एडवांस मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको जो इंटरेस्ट मांगा जाएगा और कमीशन मांगा जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट जो निकालते हैं हम, इफेक्टिव कॉस्ट, हमारे पास जो कमीशन जाएगा पूरे साल का कमीशन हमें निकालना होता है यहाँ पर। तो 3 लाख यूनिट की सेल पूरे साल में 1,000 रुपए की, इसका 2% तो कमीशन चला जाएगा। तो 30 करोड़ का 2% हो गया, 60 लाख का तो कमीशन गया, ठीक है जी। इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सामने वाला बंदा आपको एडवांस दे रहा है 4,87,50,000, पहले 3 महीने के लिए देगा, फिर 3 महीने के लिए देगा, फिर 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, इस तरह से पूरे साल ये एडवांस चलता रहता है। इंटरेस्ट का रेट है 12%, 48,75,000, और 12% इसका रेट 58,50 आपको ये मिल गया। ये हो गई आपकी कॉस्ट, माइनस सेविंग आपकी है 36 लाख, 20 लाख रुपए के कुछ एडमिन कॉस्ट और बैड डेट। तो आपकी यहाँ पर कॉस्ट बैठ रही है 60 प्लस 58,50 माइनस 36 लाख, 82,50,000 आपकी कॉस्ट बैठ रही है इफेक्टिव। और आपके पास परसेंटेज अगर हम निकालें तो 82,50,000 की कॉस्ट बैठ रही है कितने रुपए एडवांस के लिए?
48,75,000, 4,87,50,000 के लिए पैसे आप दे रहे हैं, तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी बैठी? 4,87,50,000, 16.92% इसकी कॉस्ट बैठ गई। तो फैक्टरिंग की कॉस्ट बैठी है 16.92, और आपके पास अगर आप डेटर को एक महीने का कम क्रेडिट देते हैं तो कॉस्ट बैठेगी 18.18। तो क्वेश्चन ने पूछा है इसके बाद अगला कि एनुअलाइज परसेंटेज बताओ दोनों ऑप्शन की, तो 18.18 और 16.92 इसका आंसर आ गया। इसमें एक गलती है, वो गलती बताऊंगा क्वेश्चन करवाने के बाद। अब क्वेश्चन कह रहा है द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग फंडिंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाई बैंक लोन, आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। फॉर दिस पर्पज बैंक हैज स्टिपुलेटेड दैट इट विल ग्रांट 75% ऑफ नेट करंट एसेट्स, तो नेट करंट एसेट यानी वर्किंग कैपिटल, इसका आपको 75% एडवांस देगा अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। द बैंक हैज कोटेड 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपसे 16.5% इंटरेस्ट रहेगा विद अ कंडीशन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट विच विल रिक्वायर 10% ऑफ लोन अमाउंट टू बी मिनिमम एवरेज बैलेंस। देखिए होता क्या है, कई सारे बैंक आपसे ये कहते हैं कि हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन एक मिनिमम कंडीशन लगा देते हैं कि इतना एवरेज बैलेंस आपको रखना है। अब आप जरा सोचिए आराम से, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का लोन लिया, बैंक कह रहा है कि मैं तुमसे इस पर 16.5% यानी 16 रुपए 50 पैसे का इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। फिर बैंक कह रहा है 10% पैसा तुम्हें हमेशा हमारे पास रखे रहना है, यानी कि इसमें से सिर्फ 90 रुपए में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो बेसिकली ये 16 रुपए 50 पैसे का इंटरेस्ट 100 रुपए पे नहीं दे रहे हो आप तो यूटिलाइज ही 90 कर पाओगे। तो अगर इसकी इफेक्टिव कॉस्ट हम देखें तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट आपके पास बैठती है 90 रुपए के लिए आपने 16 रुपए 50 पैसे दिए हैं, क्योंकि यूज तो 90 रुपए कर पाओगे आप, डिवाइड बाई 90, 18.33%। तो 18.33% इस फाइनेंस की कॉस्ट आएगी। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, तो बैंक फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का 75% है, हमारी वर्किंग कैपिटल है जी 725.417, इसका 75%, तो ये हो गया 544, और वर्किंग कैपिटल ये हो गया 544.06275 लाख ऐसे समथिंग। और दूसरा इसने कहा है कि अगर हम बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो उसकी एनुअलाइज कॉस्ट कितनी बैठेगी, तो बैंक से फाइनेंस करवाओगे तो सिर्फ 90 रुपए निकाल पाओगे, 16.5 का इंटरेस्ट 18.33 इसकी कॉस्ट आपकी बैठ जाएगी। तो 544 और 18.33, 544 और 18.33 ये आपका आंसर हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 के प्रॉफिट कितना 750 लाख, दूसरा 940 टू 50 लाख करंट एसेट्स के आ रहे हैं, फिर वर्किंग कैपिटल 725, फिर फोर्थ दोनों की कॉस्ट 18.18 और 16.92, और तीसरा कितना आपको एडवांस देगा और कितनी इसकी कॉस्ट बैठेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें गलती की हुई है, वो गलती मैं आपको बताता हूँ गलती क्या की हुई है, जरा देखिए। क्वेश्चन ने बोला था जो पहला वाला केस है कि अगर आप ऑप्शन 1 पे जाओगे तो जो आपकी सेल है वो 5% से कम हो जाएगी। तो अगर आपकी सेल 5% से कम हुई ना, तो ये पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। उसका रीजन क्या है, फिर आपकी सोल्ड यूनिट हो जाएंगी 2,85,000, और फिनिश गुड्स 2 महीने का 2,85,000 2/12 47,500 हो जाएगा आपका फिनिश गुड्स। अब आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो पूरा बदल जाएगा। रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, फिनिश्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये सब होगा कि 2,85,000 बेचनी है, 47,500 हमारे पास आ गया, 332,500 पर मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगेंगे, फिर इसमें से 47,500 का फिनिश गुड्स माइनस होगा, पूरा क्वेश्चन ही नया हो जाएगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेंगे 2,85,000 यूनिट्स पर। इस इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पर आपका वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट भी बदल जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल अब कम लगेगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक कम हो जाएगा, डेटर भी कम होंगे, कैश बैलेंस वैसे ही रहेगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ही बदल जाएगी। तो इन्होंने सिर्फ क्या कंसीडर किया, इन्होंने कंसीडर किया कि अगर हम डेटर को एक महीना कम करते हैं तो उससे सिर्फ डेटर बदलेंगे। इन्होंने सिर्फ डेटर के बारे में बता दिया कि पहले डेटर 562.5 लाख के थे, अब 356.25 लाख के होंगे। तो डेटर्स का डिफरेंस लिया है सिर्फ, भाई साहब डेटर्स के अलावा रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, क्रेडिटर सब कुछ बदल जाएगा।
आपको कायदे में पूरी वर्किंग कैपिटल दोबारा से निकालनी चाहिए थी। फिर होता पहले वर्किंग कैपिटल हमारी थी इतनी, अब वर्किंग कैपिटल हो जाएगी इतनी, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका फाइनेंस की सेविंग होती कि इतने फंड्स हमारे पास आ गए। तो इन्होंने सिर्फ डेटर को कंसीडर किया है, ये क्वेश्चन के अंदर गलती है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही करके आएंगे, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन जैसे आता है वैसे ही एग्जाम में हमें करना होता है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के अंदर पी एंड एल और बैलेंस शीट का जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो इन्होंने हमसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन मैंने बूस्टर में भी करवाया था, बड़ा सिंपल है। जीपी आपको दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है, इससे सेल निकाल लो। 1,20,000 डिवाइड बाई 40%, जीपी रेशो है, सेल आ जाएगी आपके पास 120 डिवाइड बाई 40%, 3 लाख रुपए की सेल आ गई। शेयर होल्डर फंड आपके पास दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 10% है, तो 3 लाख की सेल का 10%, 30,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद में कह रहे हैं पीबीआईटी टू पीबीटी, यहां पर आपके पास, ठीक है, पीबीआईटी टू पीबीटी दे दिया, तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे। ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है, नेट प्रॉफिट आ चुका है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 60,000, तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, ईबीआईटी आ जाएगा आपके पास 1,20,000 का जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, ईबीआईटी आ जाएगा आपके पास 60,000 रुपए का। अब ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशन है 2:1 का, तो ईबीआईटी और ईबीटी 2:1 का रेशो है, इसका मतलब 30,000 होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद में कह रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है, टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट टर्नओवर 0.4 टाइम्स है, सेल आपके पास है, टोटल एसेट्स आ जाएंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर सेल को यूज करके निकाला है, इससे आपके पास स्टॉक आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है, सेल 80% क्रेडिट है, तो 3 लाख की सेल, उसका 80% 30 डेज का निकालेंगे, डेटर्स आ जाएंगे। करंट रेशो 2:1 है, आपके पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी यहां से निकल कर आ जाएंगी। और इसके अलावा आपके पास लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी दिया हुआ है, इक्विटी हमारे पास ये शेयर होल्डर फंड है, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी का 40% है, तो 5 लाख का 40%, 2 लाख के आपके पास लोन आ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं था। तो ग्रोस प्रॉफिट से सेल निकालनी 3 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट 30,000 आ गया, आपके पास में पीबीआईटी आ गया 60,000 और पीवीटी हो गया 30,000 रुपए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए थे। आपको अगर निकालनी है डेटर, तो डेटर को 3 लाख का 80% क्रेडिट सेल निकालकर फिर 30 दिन का निकालेंगे। एसेट टर्नओवर 0.4 दिया हुआ है, सेल आपके पास है, टोटल एसेट्स आ जाएंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर सेल से लेना था, इन्वेंट्री आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड से आपके पास डेटर्स आ जाएंगे। डेटर ऐसे इतने लंबे करने की जरूरत नहीं है, सीधे निकालो, 2,40,000 की क्रेडिट सेल है और डेटर्स को हम 30 दिन का उधार दे रहे हैं, तो भाई डेटर हो गए आपके 20,000 रुपए के। तो यहाँ पर वर्किंग लंबी है, आप जैसे क्लास में सिखाते हैं वैसे करिएगा। इसके बाद में करंट रेशो आ गया, डेटर आपके पास है, इन्वेंट्री आपके पास है, कैश आपके पास नहीं है, और इधर आपके पास क्रेडिटर नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि क्रेडिटर सामने चले गए, टू क्रेडिटर इक्वल टू डेटर पता है, आपके पास इन्वेंट्री पता है, कैश अननोन है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टू क्रेडिटर इक्वल टू 80,000 प्लस कैश। ओके, फिर लॉन्ग टर्म डेट आपके पास आ गया कि भाई 2 लाख रुपए है। अब हमारे पास टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी एक बराबर होती हैं, तो टोटल एसेट्स में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दोनों हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स आप निकाल चुके हैं ऊपर, सॉरी टोटल एसेट निकाल चुके हैं 7.5 लाख, 7.5 लाख की टोटल एसेट हैं, तो टोटल लाइबिलिटी भी 7.5 लाख होंगी, जिसमें 5 लाख रुपए के शेयर होल्डर हैं, 2 लाख रुपए का लोन है, बची करंट लाइबिलिटी, तो 50,000 की करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रेडिटर आपके पास 50,000 आ गए। अब इसी के बेसिस पर आपके पास कैश भी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा 20,000। आप चाहो तो कैश को नॉर्मल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, बल्कि ये ठीक है, 2-4 तरीके नहीं, सीधी बात करते हैं। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, इसका काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में दम नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ये बूस्टर में भी करवाया है, ये हर बार करवाते हैं हम, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, पैटर्न फिक्स रहता है इसका, फिगर बदल बदल कर आता रहता है। कह रहे हैं हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिवेंचर, प्रीफरेंस और इक्विटी शेयर से है, 2 लाख शेयर हैं, ये 10% 12% के, ये अमाउंट दे दी। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो 4.5 लाख, 1,50 और 24 लाख, ये 30 लाख रुपए टोटल आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो 30 लाख में 80% पैसा इक्विटी से, 5% पैसा प्रीफरेंस से और 15% पैसा डेट से आया हुआ है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 30.25 है, ये P0 हो गया।
कह रहे हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ 2023 का ईपीएस होगा। तो 2023 का जो ईपीएस है इसका 50% हमारा D1 बन जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 3.023 मल्टीप्लाई 50%, 1.5115। इसके बाद में कह रहे हैं जो ईपीएस है वो 10 साल का दिया हुआ है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। तो आपको इसमें ग्रोथ चुननी होती है, तो किसी भी 2 साल को कंपेयर कर लीजिए। तो जैसे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, 3.023 माइनस 2.723, ये डिफरेंस इन डिविडेंड आ गया। 2.723 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 3.023 माइनस 2.723 डिवाइड बाई 2.723 परसेंटेज, 11%। 11% हमारा ग्रोथ रेट आ जाएगा। जी हमारे पास है, D1 हमारे पास है, P0 हमारे पास है। कह रहे हैं कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिवेंचर एंड 12% न्यू प्रीफरेंस शेयर। कंपनी डिवेंचर करंटली सेलिंग एट 99 एंड प्रीफरेंस शेयर एट 9.90, पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 1.25। द कंपनी मार्जिनल टैक्स इज 50%। यहां पर क्वेश्चन में जो इसका रेट दिया है ना प्रीफरेंस शेयर्स का, ये रेट देना गलत है, ये एरर एरिया है। आप एक बात बताइए, अगर जो आपका प्रीफरेंस शेयर है वो 10 रुपए का है, तो 12% कितना हो गया 10 रुपए का? 10 रुपए का 12% हो गया 1 रुपए 20 पैसे। तो यहां पर तो इन्होंने बोल दिया 12%, नीचे बोल दिया कि 1 रुपए 25 पैसे डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड रेलिवेंट है, रेट रेलिवेंट नहीं है, तो ये एरर है, ये देना ही नहीं चाहिए था। ये यहाँ पर परसेंटेज नहीं होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। सबसे पहली चीज पूछता है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट बता दो नए डेट की, नए प्रीफरेंस शेयर की और ऑर्डिनरी इक्विटी की, ये मान करके न्यू इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग से आए हैं। तो नया इक्विटी से पैसा आप दो तरीके से मंगवा सकते हो। इक्विटी फंड से पैसा दो तरह से आता है, या तो रिटेन अर्निंग से मंगवा लो, रिटेन अर्निंग नहीं है तो फ्रेश इशू कर दो। तो आपके पास ये कह रहे हैं रिटेन अर्निंग से पैसा मंगवा रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हमें निकालना है यहां पर, जहां डिटेल दी है उसी के नीचे निकाल देता हूँ। केटी 14% इंटरेस्ट दोगे 100 रुपए पर, 14 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई सेल प्राइस है 99 मल्टीप्लाई बाई 100, ये केडी आ जाएगा। 7 रुपए डिवाइड बाई 99, 7.07%। ठीक है जी। इसके बाद में हमें निकालना है केपी। 1.25 का डिविडेंड दोगे और 9.90 में इसको सेल किया है आपने, मल्टीप्लाई बाई 100, 1.25 डिवाइड बाई 9.9, ये आ गया 12.626, तो 63 ले लेते हैं। इसके बाद निकालना है रिटेन अर्निंग से के आर इक्वल टू के ई होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 आपके पास है 1.5115, P0 है आपके पास 30 रुपए 25 पैसे, और ग्रोथ हमने निकाल ली है 11%। 1.5115 डिवाइड बाई 30.25%, और ये हो गया 5 और 11, 11 और 5 16% हो गया। ये तीनों हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। तो ये आपके पास सबसे पहले आ गया तीनों का अलग अलग। इसका जरा देखते हैं एक बार। केडी, केडी आ गया 7.07, प्रीफरेंस आ गया 12.63, इक्विटी या फिर रिटेन अर्निंग वो आ गया 16%, तीनों निकल कर आ गए। अब इसके बाद में क्वेश्चन दूसरा पॉइंट कह रहा है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यू फंड। न्यू फंड से कितना पैसा है, कितनी के आएगी वो बताइए। तो देखो जो डेट है 7.07, इनसे आप 15 रुपए मंगवाओगे हर 100 रुपए में से, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर है 12.63, इनसे आप मंगवाओगे 5 रुपए हर 100 रुपए में से, प्लस ये कहां से मिल रहा है हमें, ये पहले ही दिया हुआ था कि 80% पैसा इक्विटी से, 5% प्रीफरेंस है और 15% डिवेंचर से मंगवाएंगे, ठीक है जी। अब जो इक्विटी है 16% है, इससे हर 100 में से 80 रुपए मंगवाओगे, तो आपके पास 7.07 मल्टीप्लाई 15%, दूसरा 12.63 मल्टीप्लाई 5%, और तीसरा 16 मल्टीप्लाई बाई 80%, ये आ गया 14.492%। आपकी मार्जिनल केओ निकल कर आ जाएगा 14.492%, ठीक है जी। इसके बाद में अगला पॉइंट ये कहता है कि हम कितना कैश अरेंज कर सकते हैं, वही लाइन होगी इसमें भी। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। बिना इक्विटी शेयर इशू करे हम कितना इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन टू बी कांस्टेंट, एज्यूमिंग रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 23 अर्निंग। तो कह रहे हैं हम इक्विटी शेयर को इशू नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप रिटेन अर्निंग से पैसा मंगवाओगे। कह रहे हैं रिटेन अर्निंग अगले साल की 50% है कमाई की,
तो हमारे पास 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर, 3.023 ईपीएस है, इसका 50% है रिटेन अर्निंग में। 2 लाख मल्टीप्लाई 3.023 मल्टीप्लाई 50%, 3,02,300 की रिटेन अर्निंग आपके पास है। अब आप जो रिटेन अर्निंग से पैसा मंगवाते हैं, डेट से 15%, प्रीफरेंस से 5% और इक्विटी फंड से, जिसमें रिटेन अर्निंग और न्यू शेयर दोनों आते हैं, इससे 80%। तो अब हम रिटेन अर्निंग से पैसा मंगवा रहे हैं 3,02,300, जो टोटल फंड का 80% है। तो हमारे पास टोटल फंड का 80% रिटेन अर्निंग से है, तो टोटल फंड 377,875 का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। इसका 15% डेट से, 5% इससे और 80% इक्विटी से आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि भाई व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट 3। आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ फंड रेज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट 3। जो हमने पार्ट 3 में अमाउंट कैलकुलेट की थी, तो पार्ट 3 में हमने अमाउंट कैलकुलेट करी थी कि 377,875 हम टोटल मंगवा सकते हैं। 80% रिटेन अर्निंग से, 15% डेट से, 5 प्रीफरेंस से हो गया। अब कह रहे हैं इससे ज्यादा अगर एक भी रुपया मंगवाना है तो उसमें आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा, तो वहां पर फ्रेश इशू आपको करना पड़ेगा यहां पर। तो कह रहे हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। कह रहे हैं कंपनी कैन सेल न्यू ऑर्डिनरी शेयर 22। ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास जो केटी और केपी हैं वो तो सेम रहेंगे, इससे 15% पैसा, इससे 5% पैसा, जो इनकी कॉस्ट है वो आ जाएगी। जो केई है उससे 80% पैसा मंगवाना है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी की जगह नेट प्रोसीड हो जाएगी। तो D1 हमारे पास है यहाँ पर 1.5115, P0 हो गया 22 रुपए, ग्रोथ है 11%, तो हमारा केई बदल जाएगा 1.5115 डिवाइड बाई 22 और ये हो गया +11, तो ये 17.87% हमारा केई हो जाएगा। सिर्फ ये बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो कितना पैसा मंगवा सकते हैं, 377,875। नया एमओ एमसीसी कितना होगा, तो 17.87, बस केई बदल जाएगा। डिवेंचर 7.07, 12.63 प्रीफरेंस, केई 17.87 हो जाएगा। पैसा वही 15 पैसे, 5 पैसे, 80 पैसे हर रुपए मंगवाने हैं। 15.988 इनके पास निकलकर आ जाएगी नई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके जी। इसके बाद एक क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का दिया गया है आरटीपी में, आर्बिट्रेज प्रोसेस का दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉलोइंग ए डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, ईबीआईटी 45,000 है, केई 12.5% है। ए लिमिटेड लीवर्ड कंपनी है, बी लिमिटेड अनलीवर्ड कंपनी है। डेट इस पर 150 के, उस पर कोई नहीं, इक्विटी 150 और 1 लाख का है। सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी होती है, तो ए और बी, ईबीआईटी है 45,000, ठीक है जी। इसमें से इंटरेस्ट जाएगा जो लीवर्ड है, 1.5 लाख रुपए पर 10%, 15,000 का इंटरेस्ट चला गया। इसके पास बचे इक्विटी के लिए 30,000, इसके पास पूरे 45,000 है। केई से डिवाइड करेंगे, केई है हमारे पास 12.5%, तो 12.5% केई से डिवाइड करिए, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगा। 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, 2,40,000 इस पर, 45,000 डिवाइड बाई 12.5%, 360 इस पर। इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ेंगे जो 150 है, इसके पास कोई डेट है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,90,000 और इसकी वैल्यू है 360। तो इसका मतलब जो लीवर्ड फर्म है ए, वो ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड हो गई। लोग ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड की तरफ स्विच करते हैं आर्बिट्रेज में। क्वेश्चन कह रहा है अ इन्वेस्टर होल्डिंग 20% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर, इंक्रीज इन इनकम दिखानी इफ ही स्विच हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। तो 20% शेयर आपके पास लीवर्ड में है, ये रही जी 20% शेयर। तो आपके पास 2,40,000 के टोटल शेयर्स हैं, इसका 20% आपके पास है, इन्हें बेच दो, तो हम इन शेयर्स को सेल कर देंगे। ये हमारे पास 48,000 रुपये आ गए। अब जिससे रिस्क मेंटेन रहे, इस कंपनी पे जितना लोन था और आपकी जितनी शेयरिंग थी उतना ही लोन बाजार से उठा लो। तो हम बाजार से लोन उठाएंगे,
1,50,000 का टोटल डेट था, 20% होल्डिंग थी, तो हम 20% बाजार से लोन ले लेंगे, 30,000 का लोन ले लिया, आपके पास हो गए 78,000 रुपए। अब अगर आपको इनकम इंक्रीज करनी है तो 78,000 रुपए पूरे के पूरे नई कंपनी में लगा दीजिए, तो हम पूरे 78,000 रुपए अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स में लगा देंगे। अब इंक्रीज इन इनकम देखनी है कितनी हुई है, तो पहले आपकी कमाई कितनी होती थी, आपके पास 20% शेयर थे, कंपनी की इक्विटी के लिए कमाई थी 30,000, तो 30,000 का 20% आप पहले 6,000 रुपये कमाते थे। 30,000 की कमाई है, उसमें 20% शेयरिंग आपकी है, पहले आपकी कमाई 6,000 थी, अब आपकी कमाई कितनी होगी, अब जरा देखिए, आपने नई कंपनी के 78,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, 45,000 की कमाई है 360 के शेयर्स पर, 78,000 के शेयर्स आपके पास हैं, तो आपकी कमाई का हिस्सा हो गया 9750। लेकिन आपने बाजार से एक लोन उठाया है 30,000 रुपए का, इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 10%, इंटरेस्ट का रेट सेम रहेगा जो रेट है, तो 10% इंटरेस्ट इस पर आपको देना पड़ेगा, तो 30,000 के लोन पर 10%, 3,000 का इंटरेस्ट दोगे, आपकी कमाई 6750 हो जाएगी, तो 6,000 से आपकी कमाई बढ़कर 6750 हो जाएगी, तो 750 रुपये आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। आर्बिट्रेज प्रोसेस का बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, आपको अपने शेयर बेचने 48,000 के, लोन लेना है 78 हो गए, ये नई कंपनी में लगा दो, पुरानी कंपनी में आपकी कमाई 6,000 थी, नई में 6750 आ रही है, नेट आपकी 750 आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। ओके, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। लीवरेज, लीवरेज का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ करने वाला नहीं था। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट 88 और 50% ऑफ सेल दे दी, ए और बी की इनकम स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ भी इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ फाइनेंशियल लीवरेज दे दी, इंटरेस्ट आपके पास है, फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास है, तो एफ एल इक्व टू ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी करते हैं, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर लेंगे, एफ एल आपके पास है 5, इंटरेस्ट आपके पास है 14,000, ईबीआईटी आपके पास आ जाएगा, ईबीआईटी जैसे ही आपके पास आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ोगे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट जोड़ोगे आपके पास सेल निकल कर आ जाएगी। दूसरे वाले पार्ट में आपके पास दूसरी कंपनी के अंदर आपके पास इंटरेस्ट के बाद एमओएस दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाई एमओएस, आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी 4, क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है, ओएल इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, ओएल है 4, ईबीआईटी है 14,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 14 4 जा 56,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। सेल का 50% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसे आप 50% से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास सेल आ जाएगी 1,12,000। ऊपर से नीचे तक दोनों इनकम स्टेटमेंट बन जाएंगे, 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन ये है नहीं। तो कंपनी ए में फाइनेंशियल लीवरेज दी हुई थी, इससे आपके पास ईबीआईटी आ गया, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल आ गई। कंपनी बी में एमओएस दिया हुआ था, जिससे ओएल आ गया, ओएल के बाद में आपके पास ईबीआईटी था, जिससे आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आया, कॉन्ट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करेंगे 50% से, तो आपके पास सेल निकल आएगी, और बैलेंसिंग फिगर सारी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह निकल कर आ जाएगी। ओके जी, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग का, जिसमें एक गलती की हुई है, वो गलती क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। HMR Limited is considering replacing a manual operating old machine with a fully automatic new machine. The old machine had been fully depreciated for tax purpose. तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो ओल्ड मशीन है वो जीरो हो चुकी है। अब इस पर ना तो कोई डेप्रिशिएशन लगेगा टैक्स के हिसाब से पुरानी मशीन पर, और ये कभी भी बिकेगी तो जो भी आपको मिलेगा वो कैपिटल गेन होगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये जीरो हो चुकी है। कह रहे हैं बट हैज अ बुक वैल्यू 250, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। The machine had begun causing problem with breakdown and it cannot fetch more than 40,000 rupees if sold in market at present. It will have no realizable value after 10 years. 10 साल के बाद इसमें कुछ नहीं मिलेगा। Company had been offered 150 for old machine as a trade in on the new machine which had a price before allowance for trade is 6 lakh. नई मशीन 6 लाख रुपए की है, और जो मार्केट में बंदा इस मशीन को बेच रहा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे को पुरानी मशीन के 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। तो बाजार में बिक रही है 40 की, सामने वाला दे रहा है 1.5 लाख रुपए, तो जो ज्यादा पैसे देगा हम उसे देंगे, तो 1.5 लाख रुपए में हम इसको बेच सकते हैं आज की डेट में। नई मशीन 6 लाख रुपए की है, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, और सैलवेज वैल्यू 35,000 है। फर्दर द कंपनी फॉलो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%, बट फॉर टैक्स पर्पज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज। तो हमें वो मेथड लेना होता है जो इनकम टैक्स के लिए अलाउड हो, तो हम SLM से यहाँ पर डेप लगाएंगे। तो नई मशीन का अगर मैं डेप बताऊं आपको,
तो नई मशीन का डेप आ जाएगा, 10 साल की लाइफ है, 10 ईयर्स, 6 लाख रुपए माइनस 35,000 डिवाइड बाई 10, 56,500 इसका डेप रहेगा पर एनम का। जो पुरानी मशीन है वो WDV उसकी 0 है, उस पर कोई डेप नहीं लगेगा आपका। कह रहे हैं अब वर्किंग कैपिटल ऑफ 50,000 विल बी नीडेड and it will be released at the end of 10th year. Given below is the expected sale and cost from both old and new machine. ओल्ड मशीन 60,000 यूनिट बनाती थी, नई 80,000 यूनिट बनाएगी। इंक्रीमेंटल सेल आपकी 20,000 यूनिट की होगी। सेल प्राइस 18 है। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स पहले भी सेम थे, अब भी सेम है। मटेरियल कॉस्ट 5-5 रुपए पर यूनिट है और लेबर कॉस्ट पर आवर पहले 50 रुपए थी, अब 75 रुपए है। तो जितने 25 रुपए आपके जो बढ़ेंगे 2800 घंटे पे वो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट 1 लाख से 1,75 हो जाएगी, 75,000 यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फॉर द अबव इंफॉर्मेशन एनालिसिस व्हेन द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक लाइन लिखी है, वो लिखा हुआ है SLM मेथड इज यूज्ड कंसीडरिंग दिस इज द ओनली मशीन इन ब्लॉक ऑफ एसेट। मैं आपको बता दूं ब्लॉक ऑफ एसेट के कंसेप्ट में क्या होता है, नई मशीन जब आती है उससे ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और फिर पुरानी को बेच देते हैं, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। यहां पर सिर्फ एक ही मशीन है और 0 WDV पे, इसका मतलब वो ब्लॉक खत्म हो चुका है। तो पुराना ब्लॉक 0 है, वो ब्लॉक में अब जाओ, जो भी जितने भी आप पुरानी मशीन बेचोगे वो प्रॉफिट ही माना जाएगा। अब इसमें हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं रिप्लेसमेंट में। फर्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 6 लाख रुपए, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल लगेगी इसमें 50,000, ठीक है जी। पुरानी मशीन को हम सेल कर देंगे 1,50,000 में, जिससे कैश आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहां पर इसकी WDV 0 है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से पूरा का पूरा प्रॉफिट है। इनकम टैक्स वाले आपसे मांगेंगे टैक्स, तो इस पर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन। टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 30%। 30% टैक्स का रेट है, 45,000 आपका टैक्स गया। तो इनिशियल आउटफ्लो हो गया 6,50,000 प्लस 45,000 माइनस 150, 5,45,000 आपका इनिशियल आउटफ्लो हो गया। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप होता है हमारे पास, 50,000 की वर्किंग कैपिटल इंक्रीमेंटल थी ना, अब वर्किंग कैपिटल 50,000 नहीं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आता है इंक्रीमेंटल CFAT। तो इंक्रीज इन सेल्स आपकी हो जाएगी 20,000 यूनिट फालतू बनेंगी और सेल प्राइस है 18 रुपए। 3,60,000 की आपकी सेल बढ़ेगी माइनस इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट 20,000 यूनिट पर 5 रुपए पर यूनिट आपका खर्चा 1 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है जी। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पहले 2800 घंटे पे 50 रुपए लगते थे, अब 75 लगेंगे, तो 25 रुपए फालतू लगेंगे। 2800 घंटे पर 25 रुपए फालतू, 70,000 ये फालतू लग गए आपके। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट आपकी लग रही है फालतू 1 लाख की जगह 1,75, 75,000 रुपए फालतू। इसके अलावा डेप्रीशिएशन आपका लगेगा। नई मशीन का डेप्रीशिएशन है 56,500, पुरानी पर 0 है, तो 56,500 ये आपके पास आ जाएगा। इंक्रीमेंटल PBT देख लीजिए कितना है, 360 माइनस 1 लाख माइनस 70 माइनस 75 माइनस 56,500, 58,500। इसमें 30% टैक्स माइनस करो, माइनस 30%, 40950 आपका आ गया PAT। इसमें डेप को ऐड बैक कर दो, 56,500 प्लस 4950, 97,450 आपका आ गया CFAT पर एन। इसके बाद तीसरा स्टेप रहता है कि लास्ट में क्या मिलेगा। तो लास्ट ईयर में 10th ईयर पर टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं इसको। एक तो आप अपनी इस मशीन को बेच दोगे, सेल ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन आपकी बिक रही है, इसकी सैलरी थी 35,000 में। SLM से कभी भी कोई कैपिटल गेन नहीं आता। दूसरा, वर्किंग कैपिटल के पैसे 50,000 वो विड्रॉ हो जाएंगे 85। पुरानी मशीन कितने में भी नहीं बिकेगी। अब हमें 10% दी गई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, इसका NPV निकालना है। तो ICI ने गलती क्या की है, बाकी सब काम तो कर दिया, NPV नहीं निकाला और कह दिया जी एक्सेप्ट कर लो। अजय देखिए, इनिशियल आउटफ्लो 495 निकाला है, इसमें वर्किंग कैपिटल गायब कर रखी है, वर्किंग कैपिटल लेनी थी। इसके बाद में टर्मिनल कैश फ्लो 35,000, इसमें भी वर्किंग कैपिटल जोड़ देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। इसके बाद में एडिशनल कैश फ्लो में एग्जिस्टिंग न्यू इंक्रीमेंटल बनाए, सिर्फ इंक्रीमेंटल बनाना था।
वो आपके पास आ गया 97,450। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 97,450 आ रहा है ना हमारा, ये भी 97,450, हाँ ये ठीक है इनका। और इसके बाद में कह दिया कि क्योंकि कैश फ्लो पॉजिटिव है, ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर दो। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। आपको पहले इसका एनपीवी निकालना पड़ेगा 10% से। तो आईआरआर इसमें पूछा गया है आगे, वहां एनपीवी निकाल रखा है, तो कायदे में एनपीवी निकलता पहले, एनपीवी से आंसर आता। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो 10 साल तक आ रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी, ठीक है। टर्मिनल ये 35,000 मिलेंगे, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 495 ले लिए, फिर वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। एनपीवी आ गया 86,543, एनपीवी पॉजिटिव है। अब यहां पर लिखा जाएगा यस मशीन शुड बी रिप्लेस। तो इनका आंसर अधूरा था, ऊपर का गलत है, आपको एनपीवी निकालना होता है। इसी क्वेश्चन ने दूसरी रिक्वायरमेंट में पूछा है, पहले पूछा है कि क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, एनालाइज वेदर ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। तो पहले आपको एनपीवी निकालना 10% है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दूसरा कह रहे हैं कि आपको आईआरआर भी निकालना है। तो भाई 10% पर आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। तो आप अगला रेट 15 या 20% लेंगे, तो उस पर किसी पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इन्होंने लिया 20, 14.14 आया। आप 15% भी लेते तो भी नेगेटिव आ जाता। तो 10 और 15 लेके कर सकते हैं, इन्होंने 10 और 20 लेके किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जी डिविडेंड डिसीजन का, एमएम अप्रोच वाला। एमसीओ लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख शेयर है, 1 लाख हो गए नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग। करंट मार्केट प्राइस ₹20 है, ये हो गया P0। कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे डिविडेंड ऑफ 25% ऑफ इट्स शेयर होल्डर। तो हम जो ये 25% होगा, ये दिया जाता है फेस वैल्यू पे। रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू से लिंक होता है। ₹10 पे 25%, ₹2.5 का डिविडेंड देने की बात हो रही है। कंपनी एक्सपेक्ट नेट इनकम 520, ये हो गई अर्निंग। इसके बाद में कह रहे हैं कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स है 750, ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनका। कंपनी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, ये हो गया इनका केई। कह रहे हैं एमएम अप्रोच के हिसाब से बताओ वैल्यू ऑफ फर्म, अगर हम डिविडेंड ना दें तो और डिविडेंड दें तो इसमें 3 स्टेप हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिविडेंड पेड, और दूसरे में ले रहा हूँ डिविडेंड नॉट पेड। सबसे पहले हम निकालेंगे P1 इक्व टू P0 1 प्लस के ई माइनस डी। तो अभी ₹20 का शेयर है, 15% आपकी रिटर्न है, डिविडेंड आप अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर, ₹2.5 का डिविडेंड दे दिया जी। तो ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 15%, ₹23 माइनस 2.5, ₹20 50 पैसे का शेयर हो गया यहाँ पर P1। और यहाँ पर आप डिविडेंड नहीं दे रहे, तो एक जगह मैंने ले लिया डिविडेंड दे रहे हैं, एक जगह पे नहीं दे रहे। तो ये हो गया 20, 1 प्लस 0.15, ₹23। ठीक है जी। पहला स्टेप रहता है हमारे पास P1 निकालो दोनों केस में। दूसरा रहता है डेल्टा एन निकालो कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई P1। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है इनको, इन्वेस्टमेंट करना है 750, कमाई है 520। 750 का इन्वेस्टमेंट, कमाई है 520। पहले केस में डिविडेंड दे रहे हैं हम ₹2.5 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो 2.5 लाख का डिविडेंड चला गया। 2.5 लाख का डिविडेंड गया, 20.5। यहाँ सामने वाले केस में 750 का इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग 520, कोई डिविडेंड नहीं दे रहे। ओके जी, डिवाइड बाई ₹23 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास 5,20,000 माइनस 250, इसे माइनस कर दो 750 में से, और डिवाइड कर दो 20.5 से। तो 23,415 शेयर इशू करने पड़ेंगे। 23,414.63 है। यहां पर हमारे को 750 माइनस 520 डिवाइड बाई 23, यहां पर 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप इसमें आता है वैल्यू ऑफ फर्म, NP0। वैल्यू ऑफ फर्म में हम सिंपली एन और डेल्टा एन यानी टोटल शेयर को P1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, अर्निंग जोड़ते हैं, और 1 प्लस के से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 1 लाख शेयर पुराने थे, 23,414.63 नए आ गए। शेयर का प्राइस है ₹20.50, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे 750 के, और कमाई थी 520 की। 15% हमारा के है।
तो ये आ गया 1,23,414.63 मल्टीप्लाई बाई 20.5 माइनस 750 प्लस 520 डिवाइड बाई 1.15, 20 लाख। तो वैल्यू ऑफ फंड 20 लाख हो गई। दूसरे वाले केस में 1 लाख शेयर प्लस 10,000 और इशू किया आपने, शेयर की वैल्यू है 23 माइनस 750 प्लस 520 और डिवाइडेड बाई 1.15। ये आपके पास आ गया 1,10,000 मल्टीप्लाई 23 माइनस 750 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 1.15, 20 लाख रुपए। तो दोनों केस में फर्म की वैल्यू 20 लाख ही रहेगी। 3 स्टेप नॉर्मल फॉलो करने थे, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था ये। ओके जी, ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म। सबसे पहले शेयर का प्राइस निकालिए, इसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए, फिर वैल्यू निकालिए, सेम चीज दोबारा से रिपीट करिए और आपके पास में वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत कर दिया आईसीआई ने। असल में नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे थे, दो क्वेश्चन को मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्वेश्चन ही गलत बना दिया और गलती कर दी। क्या गलती करी है वो बताता हूं आपको। पीक्यू लिमिटेड हैज कमेंस्ड अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप। The following information has been ascertained for annual production of 25,000 units which is at full capacity। 25,000 यूनिट फुल कैपेसिटी है। मटेरियल 100 रुपए पर यूनिट है, लेबर वेरिएबल ओवरहेड 50, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 35 में फिक्स। तो 25,000 यूनिट पर 35 फिक्स हैं, यानी 8,75,000 रुपए हैं। ये बदलेंगे नहीं, यूनिट चेंज होंगी तो भी नहीं बदलेंगे, फिक्स खर्चा है। डेप्रीशिएशन भी सेम टू सेम ऐसे ही 25,000 इंटू 15, 3,75,000, ये भी नहीं बदलेगा। सेलिंग एक्सपेंस 10 रुपए में 80% वेरिएबल है, यानी 8 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है, 2 रुपए पर यूनिट हो गया फिक्स। 25,000 यूनिट पर ये हो गया 50,000 रुपए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी सेल की। तो आपने प्रोडक्शन किया 12,000 यूनिट, 10,000 बेची, 2,000 यूनिट का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा यहाँ पर। जब आपने नई कंपनी स्टार्ट करी है, नई कंपनी का क्वेश्चन है, शुरू में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। अब 2,000 का आपने ओपनिंग स्टॉक, 18,000 आपके पास टोटल हो गई, 20 19 बेचनी, 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स के लिए है। तो पहले जो क्वेश्चन था वो यहां तक होता था। ठीक है, सेल प्राइस 250 है, रॉ मटेरियल 2 मंथ का रखना है, डेटर 1.5 मंथ, कैश बैलेंस 50,000, क्रेडिटर 1 मंथ के, बाकी के एक्सपेंसिव 1 मंथ के। यहां तक क्वेश्चन होता था। इन्होंने एक दूसरे क्वेश्चन को इसमें मिक्स किया, दो क्वेश्चन है अलग अलग, उसमें मिक्स करके इन्होंने कहा गुड्स इक्वल्स टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी इन प्रोसेस ऑन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। यानी जितना भी प्रोडक्शन आपने किया है उसका 15% WIP के अंदर है, जिसमें मटेरियल पूरा और लेबर ओवरहेड बाकी के 40% लगे हुए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में गलती हो गई और आईसीआई इस चीज को मैनेज नहीं कर पाया। अब आईसीआई ने देखिए क्या किया, मैं दोनों चीजें आपको क्लियर करता हूं इसमें। यहां पर हमारे पास 12,000 यूनिट बनी, यहां 18, 10 बिकी और 19 बिकी। इन्होंने मटेरियल कॉस्ट जो ली वो सिर्फ 12,000 यूनिट पे ली। जब नई कंपनी है WIP भी तो बनेगा, उसकी यूनिट्स कहाँ है। कायदे में बनेगा कैसे क्वेश्चन, अगर सही तरह से बनाया जाए तो 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, यहाँ पर 18,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं WIP की। WIP की यूनिट्स कितनी है। तो WIP मटेरियल के लिए, मटेरियल पूरा लगा है उसमें 12,000 यूनिट का 15%, यानी 1,800 यूनिट पर मटेरियल लगना है WIP में। और यहां पर 18,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, 2,700 यूनिट पर मटेरियल यहां पर लगना है WIP में। अब लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस की बात अगर मैं करूं, अदर कॉस्ट, तो अदर कॉस्ट 12,000 यूनिट का 15%, कंप्लीशन स्टेज 40% है, तो इक्विवेलेंट यूनिट 720 यूनिट ही इक्विवेलेंट आएंगी बस। और यहां पर 18,000 का 15% मल्टीप्लाई बाई 40% लेबर ओवरहेड लगे हैं, 1,080 यूनिट यहां पर आएंगी। अब जो इनकम स्टेटमेंट है वहां पर क्या क्या फर्क होने चाहिए वो मैं बताता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि गलती कर दिया आईसीआई ने, खुद ही नहीं बना पाए। देखिएगा, रॉ मटेरियल यहां पर 12,000 प्लस
1800 यूनिट पर लगेगा। तो मटेरियल आपके पास 100 रुपए पर यूनिट, 12,000 और 1800 दोनों पर लगेगा। यहां पर जो मटेरियल लगेगा वो 18,000 प्लस 2700 यूनिट पर लगेगा। तो यहां पर गलत है मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर और अदर एक्सपेंसिव 50 रुपए पर यूनिट है, तो वो लगेंगे 12,000 प्लस 1800 का 40%, 720, 12,720 यूनिट पर। और जो ये आपके यहां पर है 2700 का 40%, यहां पर लगेंगे 18,000 प्लस 1,080 पर, तो यहां पर 19,080 पर लगेगा। तो मटेरियल कॉस्ट लगेगी 12,000 प्लस 1800, 13,800 पर, 13,800 और 20,700 मटेरियल के लिए। और अदर कॉस्ट के लिए 12,720 और 19,080 यूनिट कंसीडर होगी। तो मटेरियल कॉस्ट 13,800 और 20,700 पे लगनी थी। लेबर कॉस्ट 12,720 और 19,080 पर। फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ कर नहीं सकते, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर माइनस होता क्लोजिंग WIP। और WIP की देखिए वैल्यूएशन कैसे आती। WIP की वैल्यूएशन आती 1800 यूनिट पर 100 रुपए का मटेरियल लगा होता, और 720 यूनिट पर 50 रुपए की लेबर लगी होती। और जो अदर एक्सपेंसेज हैं, जैसे 875 प्लस 375, ये हो गए 12,50,000। ये 12,50,000 खर्च हुए होते 12,720 यूनिट पर, जिसमें से 720 यूनिट WIP की होती, क्योंकि जो अदर एक्सपेंसेज हैं वो 40% लगे हैं। तो 1800 यूनिट का 40%, तो यहां पर यह आता 1250 डिवाइड बाई 12,720 मल्टीप्लाई बाई 720, 70,755 रुपए, 70,755, 70,755 रुपए ये लगे होते। अब WIP की वैल्यू कितनी आती, 1,80,000, 28,800 और 70,755। तो 180, 28,800, 70,755, 279,555 आती पहले केस में। सेम ऐसे ही सेकंड केस में 2,700 यूनिट पर मटेरियल, और जी आपकी 1,080 यूनिट पर लेबर। और यहां पर ये जो आपके 12,50,000 रुपये फिक्स खर्च होंगे, ये आते कि 12,50,000 खर्च हुए हैं आपके 19,080 यूनिट पर। तो 1,080 यूनिट की WIP पर कितने होंगे, फिर इन तीनों को जोड़ा हो जाता। तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की, पर ICAI खुद नहीं समझ पाए कि उसने क्या कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पर। ओके, आप इसमें उलझिएगा भी मत, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बन सकता। फिर इसके बाद में आ गए थ्योरी वाले पॉइंट। और थ्योरी हम लोगों ने FM की डाल दी थी, उसमें जो पॉइंट थे वो दो सारे कवर थे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और ट्रेड क्रेडिट की कॉस्ट है या नहीं। यहाँ पर आपकी RTP FM की हो जाती है खत्म। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, सभी को टाटा बाय बाय।